ये आसाम का एक मुख्यमंत्री है, 2 रुपये है किसी के पास? ये 2 रुपये दो। हेमंत बिस्व शर्मा, ये 2 रुपये की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू बोल? ये आसाम का एक मुख्यमंत्री है, 2 रुपये है किसी के पास? ये 2 रुपये दो। 2 रुपये का कॉइन दलाओ। ये 2 रुपये है। आसाम का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि अगर वहां के मियां मुसलमान ऑटो में किसी को बिठा कर लेकर गए, 5 रुपये अगर ऑटो का किराया है तो 4 रुपये दो। हेमंत बिस्व शर्मा, ये 2 रुपये की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू बोल? बोल, तू 2 रुपये का भिखारी है, मेरे को, मैं जानता हूं तेरे को। तू सिर्फ इतना कम आदमी है, इतना छोटा आदमी है कि गरीब जो ऑटो चलाता 5 रुपये 4 रुपये ले कहां लेता? बोल, देता हूं आके तेरे को, डालूं तेरे अकाउंट में, डाल दूं ये 2 रुपये को। बताइए आप, क्या है ये? भारत के आईन पर कसम खाते हम तमाम लोग। वो आईन बोलता है कि सब बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, मुख्यमंत्री हो, किसी को भी, प्राइम मिनिस्टर हो। मगर बोलता नहीं, मियां होंगे तो ऐसा करेंगे, वोट डालना है तो बांग्लादेश में जाके वोट डालो। आसाम में तरकारी की कीमत बढ़ गई तो मियां जिम्मेदार है। अरे क्या है ये? तुम क्या करना चाहते हो? और बोलता है कि अब जब ये होगा, SIR होगा तो नाम निकाल देंगे। लो भाई, 2 रुपये आपके, अब नहीं लेता हूं, बोल रहा हूं, ले लो। चीन घुस के बैठा हुआ है मोदी जी। मैं बोल रहा था, कोविड के जमाने से मैं पुकार कर कह रहा था, चीन घुस के बैठा हुआ है। भारत की फौज के आर्मी चीफ की किताब के इख्तिसाबात कैरावैन मैगजीन में छापे गए। जनरल साहब लिख रहे हैं कि लद्दाख में चीन की फौज, टैंक आना शुरू हुए। जनरल साहब ने वजीर आजम के ऑफिस को फोन किया, वजीर दिफा से बातचीत की, NSA से बातचीत की, जितने जिम्मेदार हैं उनसे बात करके कहा कि चीन की फौज आ रही, क्या करूं? टाइम दिया उन्होंने, ये टाइम को 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे हो गए। और बाद में थोड़ी देर के बाद जनरल साहब बोलते हैं, और वो मैगजीन लिखता है कि वजीर दिफा जनाब राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि जो उचित है वो करिए, जो उचित है वो करिए। और हम लोग क्या किए थे? बालाकोट में स्ट्राइक किए थे पाकिस्तान के ऊपर। और मोदी क्या बोले थे मीडिया को? मेरे को फौज के लोग आके बोले कि सर अभी टाइम नहीं है, बादल बहुत हैं। मोदी जी जंग के एक्सपर्ट हैं, जंग के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने बोले बादल है, बादल का एडवांटेज लो, खुद जाओ मारो। ये अलग बात है कि प्लेन का रेडार जाता तो टेक्नोलॉजी से मालूम होता, मगर मोदी जी का दिमाग, उन्होंने बोले बादल है, घुस जाओ। मोदी जी जब बादल को देख के आप बोले अटैक करो बालाकोट में, ये जनरल आपको बोल रहा था चीन की फौज आ रही, आ रही, आ रही, आ रही, आ रही, आप बोले जो उचित है वो करो। मेरे भाई, भारत के लिए जो उचित होगा वो काम करना पड़ेगा। 56 इंच के सीने के दावे करने वालों, RSS बीजेपी वालों, बताओ, फौज का जनरल पुकार कर कह रहा था और आपने इतनी हिम्मत नहीं थी कि फोन करके बोलते मारो उनको, मार के फोड़ के बाहर निकालो भारत की जमीन से। आप नहीं बोल सके। किसको बोलते, किसको बोलते, किसको डराते? ये लोग चीन को नहीं डराते। पुलवालकर ऑर्गेनाइजर मैगजीन में लिख के दिए कि सोमनाथ की मंदिर को जब लूटा जा रहा था तो हिंदू राजा भी साथ थे। बोलो मोदी जी कौन थे वो? माने हर चीज को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, बोलते तारीख का बदला लो। किससे बदला लेंगे आप? किससे बदला लेंगे? बोलो, चलो शुरू करो, बदला लेते हैं। रावण के जुल्म का बदला कौन लेगा?
महाभारत में जो कौरवा ने किया उसका बदला कौन लेगा? बताओ कौन लेगा? पुष्पमित्रा संगा ने जो मंदिरों को तोड़ा उसका बदला कौन लेगा? मौर्यस के जमाने में हुंस आए थे, उन्होंने क्या किया उसका बदला कौन लेगा? दिल्ली की सड़कों पर सिखों के खून की होली खेली गई, उसका बदला कौन लेगा? आसाम में नल्ली मैसेकर हुआ, 4000 मुसलमानों को रातों रात काट के फेंक दिया गया, उसका बदला कौन लेगा? अरे कब तक बदले की बात कर रहे? कब तक तुम बदला बदला बोलोगे? अरे कभी तो कुछ तो गरीब को दो। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों बच्चे इस देश में भूखे सोते हैं रात में। उन भूखे सोने वाले बच्चों का पेट खाली होता तो उसका बदला कौन लेगा? जो नौजवान बेरोजगार है उनका बदला कौन लेगा? उसकी बात नहीं करते, मगर बात करते नफरत की बात। अरे बदला लेना छोड़ो, तुम बदलो पहले, पहचानो जिम्मेदारी तुम्हारी क्या है। और फिर मैं अब बीजेपी वालों से पूछना चाह रहा हूं, ये आरएसएस बड़ी मोहब्बत के दावे करते, उन्होंने सच को खत्म करके झूठ को आम कर दिया। बजाय उसके के लोगों में इत्तेमाद पैदा हो, भारत के नौजवानों में बीजेपी की सरकार ने गैर यकीनी कैफियत को पैदा कर दिया। मैं सुन रहा था राज्यसभा की मोदी की तकरीर को। मोदी कह रहे थे कि पूरे विश्व में, दुनिया में जितने ममालिक हैं उनकी आबादी बूढ़ी हो रही है और हमारे मुल्क की आबादी जवान है। काश को उठकर पूछता मुल्क के वजीर आजम से कि अगर इस मुल्क की आबादी 60%, 40 साल से कम उम्र की है, तो आपने इनके लिए क्या नौकरी का इंतजाम किया? इनको क्या स्किल सिखाया आपने इन लोगों को? क्योंकि ये बात सच है कि पूरी दुनिया में अगर कोई नौजवान मुल्क है तो भारत है। मगर हम जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? ये जवान जो लोग आज भारत की 60% आबादी है, वो 20 साल तक ऐसा ही रहेगा। उसके बाद भारत की 12% आबादी 133 करोड़ आज है, उसका 10% देख लो जो ज़ईफ और बूढ़ी हो जाएगी। कितना महंगाई होगी, कितना खर्चा उन लोगों के लिए करना पड़ेगा, इसका हम सोचते नहीं है। बजाय उसके क्या बोलते, मुसलमान इतनी आबादी बढ़ रही, मुसलमान बच्चे पैदा कर रहे। जालिमों, 2021 तक मुसलमानों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी। इस मुल्क में कभी भी मुसलमानों की आबादी हमारे हिंदू भाई बहन की आबादी से आगे नहीं जाएगी। अब बात इनको समझ में आ रही कि 25-30 साल के बाद इस मुल्क की आबादी बूढ़ी होगी। तो आरएसएस के मोहन भागवत बोल रहे कम से कम 3 पैदा करो, खुद तो नहीं करे अलग बात है वो। चंद्राबाबू नायडू बोल रहे 3, उन्होंने 1 पे रुक गए। पहले तो बोलते थे पॉपुलेशन पे बिल लेकर आएंगे, हमको बुरा बोलते थे, मगर अब अंदाजा हो गया कि अगर एक मुल्क की आबादी ज़ईफ होगी तो किस तरह उसके उस मुल्क पर असर पड़ता है। क्योंकि कोई इंतजाम हम किए नहीं। कल तक गाली मुसलमान को देते थे, अब आदादोशुमार उनको नजर आ रहे, सच्चाई उनको दिखाई दे रही है तो परेशान हो रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं वजीर आजम से कि इस 60% आबादी का क्या कर रहे हैं आप? तो आरएसएस वाले बोलेंगे इनको गौरक्षक बना दिए हम, इनको हम जहां कहीं भी कोई ईसाइयों का त्योहार होगा वहां पर धावे लगा मार देंगे कि मजहब तब्दील किया जा रहा है। आप बताइए, ओडिशा में बीजेपी की जब से सरकार बनी है, एक ईसाई पादरी है, उसको पकड़कर क्रिसमस के वक्त उसके मुंह में गोबर डालकर, उसके सर पर सिंदूर लगाकर, उसके गले में जूतों का हार डालकर उसके गांव में उसको फिराया गया। क्या कसूर है उसका कि वो ईसाई है?
मोहम्मद मकानदार एक लड़के का नाम है, बंगाली बोलने वाला, मॉब लिंचिंग कर दी गई। गाड़ी में जा रहा, गाड़ी में उतार के मारे उसको। पहले केस उस पे बुक करे, मरने के बाद बोले नहीं नहीं उसकी मॉब लिंचिंग हो गई। त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार, मस्जिद पे हमले, घरों को जला दिया गया। क्या वजह थी? नहीं, चंदे के पैसे पे झगड़ा हुआ। कश्मीर का मुसलमान निकलकर गरीब सामान बेचने आता है तो वहां पर बच्चे का, एक नौजवान बच्चे का सर फोड़ दिए। वीडियो बनाकर बोलते नारा लगाओ। करे कोई बंगला जबान बोलता, बांग्लादेशी। कोई कश्मीर से आया तो क्यों आया? और फिर हम और आप बोलते कश्मीर भारत का टूट हिस्सा है और रहेगा इंशाअल्लाह। मगर जब कश्मीर की जमीन से मोहब्बत है तो जमीन पर बसने वाले इंसानों से क्यों मोहब्बत नहीं? आरएसएस बीजेपी वालों को